हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम की डेट फिक्स कर दी गई है और आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्योंकि हमने आप लोगों को कल बता दिया था कि आपके एग्जाम कब से शुरू है, ठीक, और केमिस्ट्री का एग्जाम कब होना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपको डेट पता चल गई है और आपको दिन भी पता चल गए हैं कि भैया कितने दिन बचे हैं हमें केमिस्ट्री की तैयारी को लेकर के, ठीक। तो आप टारगेट बना लीजिए बेटा, क्या 25 फरवरी, ठीक, यानी जो आपका एग्जाम होने वाला केमिस्ट्री का है वो कब होगा बेटा, 25 फरवरी को होगा, ठीक। और हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, ठीक, यानी अध्याय नंबर 4, नाम क्या बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, यानी डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व को पढ़ रहे हैं और ये बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर में इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो चैनल पर जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है बेटा, संक्रमण तत्वों के गुण। आज इस टॉपिक को हम लोग एकदम से कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग बातचीत करेंगे बेटा एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में, ठीक है ना, या आंतरिक संक्रमण तत्वों के बारे में। फिलहाल शुरू करते हैं कहानी को और बिना समय को बर्बाद करते हुए चलिए अब देखते बेटा हम लोग क्या कि परमाणु आयतन तथा घनत्व। आयतन तथा घनत्व तेरा n-1d उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक, जो बातम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना, जिससे परमाणु आकार घटता है। इसका कारण, ठीक है, इस कारण आयतन घटता है। यानी कहने का मेरा मतलब समझो बच्चा पहले ध्यान से, ठीक है ना, कि हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में परमाणुवीय त्रिज्याओं के बारे में बताया था, नहीं बताया था बेटा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान से देखो बेटा, हमने आपको पिछले लेक्चर में परमाणुवीय त्रिज्याओं के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था कि परमाणुवीय त्रिज्याएं क्या होती हैं, ठीक, और जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो क्या होती हैं, ठीक है ना बच्चा। ये ध्यान रखना, परमाणुवीय त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से बेटा बातचीत करी थी पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होंगी बेटा, ठीक है ना। अब बेटा वो संघर्ष का समय आ चुका है जब आपको बेटा बिना थके, बिना हार माने बेटा तैयारी शुरू करनी है, ठीक। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे बेहतर तरीके से तो चीजें बेटा आपके साथ में यकीनन बेहतर होने वाली हैं, ये बात आप मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अब बेटा आलस दिखाने का समय नहीं है, अब बेटा संघर्ष करने का समय है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बेटा परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याओं के बारे में सिखाया था और हमने क्या बताया था कि जब हम लोग क्या करते थे बेटा, बाएं से दाएं चलते थे, क्या चलते थे बेटा, बाएं से दाएं चलते थे, तो वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 7 तक ये परमाणुवीय त्रिज्याएं बेटा क्या होती थी, घटती थी। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते थे बेटा, वर्ग नंबर 8 से लेकर के वर्ग नंबर 10 तक ये परमाणुवीय त्रिज्या बेटा क्या रहती थी, समान रहती थी। और फिर 11 और 12 नंबर वर्ग में क्या करती थी बेटा, बढ़ जाती थी, ठीक है ना। इसका कारण मैंने सबको डिटेल में सिखाया था। वही चीज यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि n-d उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराऊं आपसे तो 3D श्रेणी के लिए मैंने पढ़ाया था और 4D के लिए भी पढ़ाया मैंने और फिर 6D के लिए भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, सॉरी 5D लिखो पहले ना, 5D के लिए और उसके बाद में क्या करेंगे बेटा 6D के लिए, ठीक है ना। ऐसे ये 4 श्रेणियां आपको पढ़नी होती है संक्रमण तत्व में। अब 3D श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था बेटा वो क्या लिखाया गया था, तुम बोलोगे भैया आर्गन लिखाया था आपने, फिर 3D लिखाया था, फिर उसके बाद में क्या लिखाया था भैया आपने, फोरियस लिखाया था, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे फिलहाल। तो अब इसके बाद में हमने कहा था बेटा इसका क्या करोगे, तो इसमें आपने क्या लिखा था बेटा, क्रिप्टॉन लिखा था, ठीक है ना। क्रिप्टॉन के बाद आपने लिखा था इधर पे 4D के बाद इधर लिखा था आपने 5s, ठीक। फिर उसके बाद आपने बोला भैया कि इधर क्या कर देना, जिनॉन कर देना। जिनॉन के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 4f के बाद 5D के बाद में 6s, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जिनॉन के बाद में रेडॉन और सॉरी आर्यन लिखना है यहाँ पर, है ना, रेडॉन। और रेडॉन के यहाँ पर क्या करोगे आप 5f के बाद में ये 6D रेडी हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर देना बेटा 7s, ठीक। अब सबको पता था कि s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरते थे आप, 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते थे। अच्छा किसी किसी में एक भी दिखता था वो बात की बात है, मैंने पीछे सिखा दिया किसमें कितना भरना है। फिलहाल जो मोटी बात है वो ये है बेटा ना कि डी में तुम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो तुम बोलोगे 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। डी में कितने भरते हैं बेटा हम लोग, 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये ध्यान रखना, ये संक्रमण तत्व की पहचान होती है कि डी में हमारे कितने 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक। और एफ में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरते थे, तुमने बोला था भैया किसको, लांथनम को छोड़ करके उसके बाद जो भी आता था, तो एफ में हम लोग कितने भर देते थे 14, इधर एक्टिनियम को छोड़ देते थे। तो ये थी कहानी बेटा पूरी की पूरी ना। तो अब क्या कह रहा है बेटा n-1d, तो अब बायतम कोष को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ns लिख देते हैं। और इससे जो अंदर वाली कक्षा होती है वो क्या कहलाती है, n-1d।
अब कह रहा n-1d इस कोष में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण, अब इसमें तुम इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो तुम्हें हमने पीछे पढ़ाया बेटा जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो कह रहा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको अच्छी तरीके से पता बेटा ये नाभिक है, इसी के पास में क्या होता है, जेफ होता है यानी ये जेड होता है, ठीक, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश यही होता है। अब ये अपने बाह्यतम कोष में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसे क्या करता है बेटा, अपनी ओर आकर्षित करता है। अब अपनी ओर आकर्षित करेगा बेटा तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम होगी कि नहीं होगी, दूरी कम होगी, दूरी कम होने का मतलब इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। अब देखो बेटा जिससे परमाणु आकार घटता है, अब आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आकार घटेगा तो जरा सोच करके देखो मेरे बच्चों की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन भी तो बेटा घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, ठीक है ना। जितनी देखो आयतन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है बच्चा, आयतन कहलाता है। अब वो चीज धीरे धीरे छोटी होती जा रही है तो उसका आयतन भी तो कम होता जाएगा, जरा सोच करके देखो बेटा, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो आयतन इस वजह से क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि परमाणु आयतन में कमी के साथ इसके घनत्व में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। मतलब जो चीजें फैली हुई हैं दूर तक, ठीक है ना। देखो पहले इस चीज को समझ लो, हम लोग घनत्व किसको बोलते हैं, पहले तो तुमने आयतन समझा बेटा, आयतन किसको बोलते हैं, तो किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है बेटा, आयतन कहलाता है। अगर आकार इतना बड़ा है तो इसका आयतन जो है ना वो क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तुम क्या बोलोगे, इसका आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इस वाले कंडीशन में तुम क्या बोलोगे कि इसका जो आयतन है बेटा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन बेटा एक चीज समझो, अगर भार उतना ही है, भार कम नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना बेटा ना कि घनत्व की बातचीत करें तो घनत्व हम लोग बोलते बेटा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह में जो भी उस पदार्थ का क्या होता है बेटा, भार होता है, उस भार को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, घनत्व बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, घनत्व बोल देते हैं, ठीक। अब तुम्हें बस यही ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब तुमने यहाँ से जगह उठाई और 1 सेंटीमीटर क्यूब तुमने यहाँ से जगह उठाई। अब दोनों में जिसका भार ज्यादा होगा उसका घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। तो जो चीजें बेटा दिखने में छोटी है ना, बात समझ आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, भार ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसका भी वजन उतना ही, जैसे मैंने कहा बेटा ये कितने किलो का है, तो तुम बोलोगे 50 किलोग्राम का एरिया है, ठीक। मान लिया भार इसका 50 किलोग्राम है, और इसका भी भार बेटा कितना है, मान लो 50 किलोग्राम है, ठीक। अब मैं कहूं कि जरा ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर जगह में और 1 सेंटीमीटर जगह में किसमें वजन ज्यादा होगा, तो तुम बोलोगे भैया क्या इसमें तो दूरी बहुत ज्यादा है, मतलब इसका आकार क्या बहुत बड़ा है, इसका मतलब बेटा इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह में भार जो है इसका क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा बजाय किसके, इसके, ठीक। अब क्योंकि छोटा है लेकिन वो दोनों का वजन तो क्या बिल्कुल सेम है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह में जिस भी पदार्थ का भार ज्यादा होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है, और भार कम हुआ तो उसका घनत्व भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। इसलिए ध्यान रखना, कह रहा परमाणु आयतन में कमी के साथ इसके घनत्व में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, ठीक। फिर कह रहा डी ब्लॉक के तत्वों में सर्वाधिक घनत्व वाली धातुएं ऑस्मियम तथा इरिडियम है। ये बेटा याद कर लो दो धातुओं के नाम, ऑस्मियम तथा इरिडियम, तथा स्कैंडियम का घनत्व सबसे कम है। ये ध्यान रखना बेटा, क्या बोलोगे, स्कैंडियम, और जो स्कैंडियम है उसका घनत्व बेटा क्या होता है, सबसे कम होता है। ये बात आप अच्छे से तैयार रखेंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं बेटा जल्दी से हम लोग, अब क्या कहानी है उस चीज को भी समझते हैं। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अगला टॉपिक का नाम है बेटा आपका क्या, अगला टॉपिक है बेटा गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक का मतलब क्या होता है, तो किसी भी वस्तु का पिघलना क्या कहलाता है बेटा, गलनांक कहलाता है, और उसका उबलना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। एक मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक। फिलहाल अब ध्यान से देखो, तुम्हें एक बात अच्छी तरीके से पता है क्या, कि मान लो एक ये है, ठीक, और एक ये है, मेरी बात सुनना बेटा, ठीक है ना। हमने कहा कि ये हमारे लिए एक लड़का है, इसका नाम है बेटा रामलाल, ठीक, और एक ये लड़की, इसका नाम है बेटा रामकली। क्या नाम है बेटा, रामकली, ठीक। अब तुम्हें पता है बेटा रामलाल और रामकली, इन दोनों के बीच में अगर जितना गाढ़ा प्रेम होगा, मेरी बात सुनना बेटा, ठीक, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा गाढ़ा प्रेम होगा, इनको अलग करना उतना ही तो कठिन होगा। मोटी मोटी बात सीखो, इन दोनों में जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ही दोनों को तोड़ना क्या होगा बेटा, अलग होगा, ठीक है ना। हम जिएंगे और मरेंगे रामकली तेरे लिए है। अब रामकली गिरी ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। अब प्रेम इतना ज्यादा है कि करें तो करें क्या, है ना, प्रेम इतना ज्यादा है करें तो करें क्या ना। तो अब इन दोनों को बेटा अलग करने के लिए, इनका ब्रेकअप कराने के लिए बेटा आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और बस उसी को हम लोग बोल देते हैं बेटा जितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ठीक। और जितना ज्यादा बेटा गर्म करोगे उतना इसका क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसी को हम लोग बेटा क्या बोल देते हैं, गलनांक, और उसी को बेटा क्या बोल देते हैं, क्वथनांक। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। तो बस यही चीज तुम्हें समझना है कि भैया जिनके बीच का बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ना भी उतना ही कठिन होगा,
उसको अलग करना उतना ही बेटा क्या होगा, कठिन होगा। तो बस ये बॉन्ड को कमजोर करना, बॉन्ड को तोड़ना, वो एक टेम्परेचर की बस की बात होती है, एक ताप की बस की बात होती है। तो जितना आप ताप बढ़ाओगे उसका गलनांक भी उतना ज्यादा होगा। जरा देख लो ध्यान से क्या कह रहा है, डी ब्लॉक के तत्वों में धात्विक एवं सहसंयोजी आबंध बनते हैं। बेटा इसमें दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एक धात्विक बॉन्ड बनता है और दूसरा सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। ठीक, धात्विक बॉन्ड भले ही कमजोर होता है लेकिन सहसंयोजी बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, कह रहा है यह आबंध n-1 डी उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अब मैं तुमको यहीं पे थोड़ी सी बातें और समझाऊं बच्चा ना, तो तुम बोलोगे भैया क्या कि स्कैंडियम ले लो। ठीक, क्या ले लो बेटा, स्कैंडियम ले लो, फिर क्या ले लो, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर फेरस, और उसके बाद कोबाल्ट, फिर क्या बोलोगे, निकिल, फिर क्या बोलोगे, कॉपर, और फिर जिंक। ठीक, अब मैं कहता हूं बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लो, तो तुम सबको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं करूं आर्गन में, ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं बेटा, आर्गन, और उसके बाद में 3D के बाद में क्या लिखते हैं बेटा, 4s। ठीक, अब तुम्हें पता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 18, 2, 20 और एक कितना हो जाएगा बच्चा, 21 हो जाएगा। है क्या बोलोगे बेटा, 18, 2, 20 और इधर पे कितना कर देना तुम, 1, 21 कर देना। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, तुम बोलो भैया 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बात सुनने का ध्यान से केवल सुनते जाना बस। उसके बाद देखो तुम आगे देखो, फिर टाइटेनियम में तो इधर पे कितना कर देना बेटा, 22 कर देना, तो इधर पे कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2। फिर कितना कर देना बेटा तुम, 23 कर देना, तुम 23 करोगे तो इधर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। फिर देखिए अब तुम जब उसके पास चलोगे ना, तो तुम्हें एक बात ध्यान रखना बेटा ना, कि यहाँ पर जो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें, और उसमें याद रखना है कि अब इसमें क्रोमियम में इधर कितना होता है बेटा, सॉरी हाँ ठीक है ना, क्रोमियम में इधर कितना होता है 5, इधर कितना होता है 1। अब अगर इधर इधर देखो थोड़ा सा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा, और मैंने पीछे सिखा रखा सबको है ना, तो इनमें ध्यान रखना थोड़ा सा। इधर कितना बचेगा, 1 ऐसे इलेक्ट्रॉन मिला, तो इसमें कितने हो गए तुम्हारे पास में 5, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 5। ठीक, अब अगर हम फिर मैग्नीज का करेंगे, तो मैग्नीज में इधर कितना कर देना, 2, और इधर कितना रहेगा 5, तो इधर पे तुम्हारे में इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5। ठीक, अब आगे चलेंगे, जैसे हम फेरस के पास चलेंगे, तो अब 26 हो गया, 26 हो गया, तो इधर पे कितना भरोगे बेटा, 6। अब 6 भरोगे तो तुम खुद से देखो बेटा ध्यान से, जब 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 1, 2 ऐसे 5 के 6 बन गए, तो 1, 2, 3, 4, 5 और छठवां यहाँ भरोगे आकर के ना, तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे तुम्हारे पास में, तो तुम बोलोगे भैया अब तो हमारे पास में कितने बचे, 4 बचे। तो तुमने यहाँ पर कितने बचे, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर कितनी बची, 4। अब मैग्नीज के फेरस के बाद किसका करोगे बेटा, कोबाल्ट का, तो तुम यहाँ पर कोबाल्ट में तुम क्या करोगे, इधर देखो कोबाल्ट में इधर तुम कितना बना देना बेटा, तुम्हारा जवाब होना चाहिए भैया इधर तो हम कितना बना देंगे, 27 कर देंगे। ठीक, अब 27 करोगे तो इधर तुम्हें कितना भरना पड़ेगा, तुम बोलोगे हमें तो 7 भरना है, कितना भरना है, 7। अब जैसे 7 भरोगे तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोल के देखो जरा ध्यान से। ठीक, अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे, तुम बोलोगे अब हमारे पास में 3 बचे, कितने बचे, 3 बचे। ठीक, ऐसे बेटा यहाँ पर कितने बचेंगे तुम्हारे पास में, 2 बचेंगे, इधर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा 0। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो कि जैसे जैसे बेटा तुम आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ तक, मैग्नीज तक तो बढ़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या होगी बेटा, घट गई। तो ये तुम्हें ध्यान रखना कि मैग्नीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बेटा, बढ़ गई, उसके बाद में क्या हो गई, घट गई। तो जरा इस चीज को समझो, कह रहा है क्या कि ये जो आबंध है कौन से, सहसंयोजी। देखो ध्यान से बेटा, दो प्रकार के आबंध है, धात्विक आबंध और सहसंयोजी आबंध। ये जो आबंध है वो किस पर डिपेंड करते हैं, तो कह रहा है n-1 डी उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होती है उनका गलनांक उतना अधिक होता है, भैया उतना ही प्रेम उनके बीच में ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब कह रहा संक्रमण तत्वों में टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन याद कर लो बेटा, क्या बोलोगे, टंगस्टन याद कर लो कितना होता है बेटा, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है किसका, तो तुम बोलोगे भैया टंगस्टन का, किसका होता है बेटा, टंगस्टन का। ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा जिंक, कैडमियम तथा पारा, जिंक, कैडमियम तथा पारा आदि मुलायम धातु है। बोले क्यों भैया धातु मुलायम है, तो जवाब तुम्हारा बेटा ऐसा कुछ होना चाहिए क्योंकि तुमने पीछे सीख रखा है। देखो ध्यान से, ठीक, अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ग नंबर 12, क्या बोलोगे, वर्ग नंबर 12 में ये तत्व शामिल है, कौन कौन से, जिंक हो, कैडमियम हो या क्या हो बेटा, पारा हो। अब जब भी तुमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो तुम देखोगे कि इनके डी उपकोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो तुम बोलोगे भैया 10-10 इलेक्ट्रॉन भरे। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर रखे हो तुम, सोचो जरा ध्यान से, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर तुम डी में 10 इलेक्ट्रॉन बेटा भर रखे हो, ये मान लो हमारे पास में पारा है, इसके भी डी में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें पता बेटा डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, ध्यान से देखना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए तो क्या लग रहा है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम्हें क्या, अब नहीं दिख रहा ना, तो क्या लगता है ये धात्विक और सहसंयोजी आबंध बन पाएंगे क्या अच्छे तरीके से, नहीं बनेंगे ना। अब नहीं बनेंगे तो उनको तोड़ना बड़ा कठिन काम होगा क्या, बोले बिल्कुल भी नहीं होगा ना।
तो आसानी से बेटा गल जाते हैं, आसानी से क्या होते हैं, उबल जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है ना बच्चा। अब देखो अगला, तो क्या बोलोगे कि जिंक, कैडमियम, पारा आदि क्या है बेटा, मुलायम धातुएं हैं तथा इनके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। बेटा देख लो, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेगा तीनों में से, क्या बोले नहीं भैया दिख रहा है, ठीक। उसके बाद इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, ये एक एक्सेप्शन की तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा किस चीज को, मैग्नीज में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, परंतु इसके गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होते हैं। सामान्य रूप से बेटा क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये धात्विक आबंध बनाने में क्या है बेटा, असमर्थ है। धात्विक आबंध बनाने में क्या होता है बेटा, असमर्थ होता है। अब इनके बीच में वो प्रेम ही नहीं है, ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहे जितने भरे पड़े हो, कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप किसी के साथ बेहतर बॉन्ड नहीं बना सकते। अगर आप बेहतर बॉन्ड नहीं बना सकते, इसका मतलब साफ है कि आपका जो गलनांक या क्वथनांक है वो क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक। क्योंकि आपको, अब जब आपका प्रेम ही नहीं किसी से, तो आपको अलग करने की क्या जरूरत है ना। अब आपको अलग करने में कोई दिक्कत नहीं, हमारा थोड़ा उससे प्रेम था ना, हमको जब मन करे तब अलग करके बैठा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है ना बच्चा। तो ये सबको पल्ले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल से गलनांक तथा क्वथनांक की क्या कहानी होगी, बोले हाँ भैया समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे कहानी को। अब आगे कह रहा बेटा आयनन एंथैल्पी, इस चीज को समझो। कह रहा आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया क्या, कि बातम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा, ठीक है, लगती है, उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं आयनन एंथैल्पी, ठीक। मेरी बात सुनो, जैसे हमने कहा बेटा ये हमारा क्या हो गया, नाभिक। अब ये एक कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, मान लिया। अब कोई इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ कहीं चक्कर लगा रहा है, तो इसको बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी, उस ऊर्जा को हम लोग बोल देंगे बेटा आयनन एंथैल्पी, ठीक। यहाँ पर कोई चक्कर लगा रहा है, यहाँ से जो ऊर्जा लगेगी उसको क्या बोल देंगे, आयनन एंथैल्पी। यहाँ पे कोई है, अब जरा तुम सोचो जरा कि सबसे ज्यादा ताकत तुम्हें कहाँ लगानी पड़ेगी, कौन से कक्षा, ठीक है। तो जब बेटा दूरी, वो क्या होता है, जब दूरी बहुत कम होती है तो प्रेम बहुत ज्यादा होता है। जब दूरी कम होती है तो प्रेम बहुत ज्यादा होता है, और ऐसे प्रेम को तोड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है, ठीक है ना। तो यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसके बीच में, अब इसका और इसका, क्योंकि इधर प्लस है इसके ऊपर माइनस होता है, तो इनके बीच का प्रेम बहुत ज्यादा है ना, तो इनको बेटा बाहर करने में बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक। अब जरा इस चीज को पढ़ लो, सब कुछ डिपेंड करता है बेटा आकार के ऊपर। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा है तो ये सारे पॉइंट आप हंसते खेलते आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके आकार में कमी होती है। अब आकार कम हो रहा मतलब दूरियां कम हो रही हैं, और जब जब दूरी कम होगी, है ना, जब जब दूरी कम होगी तब तब प्रेम बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, प्रेम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब जब दूरी कम होगी तब तब प्रेम बढ़ेगा। अब कह रहा दूरी कमी होती है, आकार में कमी होती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। जो प्रेम है वो क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान धीरे धीरे बढ़ता है। अब अगर प्रेम बढ़ रहा है ना, तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोले इसका क्या मतलब है भैया, हाँ क्यों, क्योंकि जब प्रेम बढ़ेगा तो उनको तोड़ने में या उनको अलग करने में ऊर्जा ज्यादा लगेगी, नहीं लगेगी, बोले हाँ भैया लगेगी। और अगर ऊर्जा ज्यादा लगेगी तो सीधी सी बात है बेटा ना, कि आपकी आयनन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक। ये बात आप समझ में आ गई नहीं। अब आगे देखो, 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी 3D व 4D श्रेणियों के तत्वों की सापेक्ष उच्च होती है। बोले ये क्या मतलब है, कुछ नहीं, बड़ा आसान सा काम है, तुमने पीछे पढ़ रखा है इस बात को, क्या कि भैया हमें पता है कि जो हमारे पास में 3 श्रेणियां, एक 3D हो गई, एक 4D हो गई, और एक क्या हो गई बेटा 5D हो गई। अगर मैं इनमें आकार की बातचीत करूं तो 3D से बड़ा आकार बेटा किसका पढ़ाया तुमको, 4D का पढ़ाया गया है। लेकिन 4D और 5D का आकार बेटा लगभग तुमने क्या पढ़ा है, बराबर पढ़ा है। क्यों पढ़ा है बराबर, क्योंकि तुम्हें पता था लेंथेनाइड संकुचन लगता था। क्या लगता था बेटा, लेंथेनाइड संकुचन लगता था, ठीक। अब यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, अब लेंथेनाइड संकुचन क्या है तो हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे तब आपको सिखा दिया जाएगा अच्छी तरीके से। फिलहाल मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में कई सारी बातचीत करी थी, ठीक। अब देखो, तो यहाँ पे तुम ध्यान रखोगे कि भैया आकार बड़ा, अच्छा आकार इसका छोटा है। अब जिसका आकार छोटा होता है उनकी दूरी कम होती है, दूरी कम होती है तो प्रेम ज्यादा होता है, प्रेम ज्यादा होता है तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है दूर करने में, ठीक। तो देखो ध्यान से 3D का जो प्रेम है या 3D में जो आयनन एंथैल्पी है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। लेकिन जैसे इसका आकार बढ़ा, आकार बढ़ने पर प्रेम थोड़ा सा बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गाना सुना नहीं सुना, कि दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम,
सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम। अब जैसे मान लो ये नाभिक है, इसको प्रेम है किससे, अपने ये इलेक्ट्रॉन से, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ चला जाए, दूर चला जाए, कहाँ चला जाए बच्चा, दूर चला जाए, आकार बढ़ जाए। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो क्या लगता है इसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा क्या, नहीं बेटा ना, इसको बाहर निकालना थोड़ा सा तो आसान काम होगा, इसको बाहर निकालने में ऊर्जा थोड़ी सी तो कम लगानी पड़ेगी, है ना बच्चा। तो बस वही चीज देखो यहाँ पर लिखा है कि आयनन एंथैल्पी बेटा सबसे ज्यादा किसकी है, 3D की है, ठीक है ना। अब इसको तुम क्या करो, जैसे ये 4D में जाएगा तो इसका आकार बेटा क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, आकार बढ़ जाएगा यानी आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा बेटा, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो जहां से कि 5D, अब 5D में जैसे ही पहुंचोगे ना तो 5D और 4D का आकार लगभग बराबर होता है, तो अब यहाँ पर आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी वो जो इलेक्ट्रॉन दूर घूम रहा था ना, अब वो इलेक्ट्रॉन चल करके कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। अब अगर यहाँ कहीं पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने आ गया ना तो बजाय उसके बजाय इसके, ठीक, इसमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी इसे क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी कर 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी 3D व 4D श्रेणी के तत्वों की तुलना में क्या होती है, उच्च होती है, क्योंकि 5D श्रेणी के तत्वों के 4f के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, ठीक। यानी कि जो इधर देखो थोड़ा सा और इधर एक बार समझ लो ध्यान से, ठीक। मैंने कहा 5D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो क्या लिखते थे बेटा, जिनॉन, क्या लिखो जाता है, जिनॉन लिखोगे, ठीक, ऐसे जिनॉन, जिनॉन के बाद में क्या बोलते हैं बेटा 4f, फिर 5D और फिर 6s, ठीक। तुम्हें पता है जैसे मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने, इधर एक, इधर तो पूरे कितने भरोगे, 14 भरोगे ना। तो अब 14 इलेक्ट्रॉन भरने से किसका किसका प्रभाव बढ़ गया, तुम बोलोगे प्रभावी नाभिकीय आवेश का। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का इतना आवेश बढ़ गया, इतना आवेश बढ़ गया ना, लेकिन इसके आने से, क्योंकि इसका परिरक्षण प्रभाव देखो ध्यान से क्या कर रहा है ना, कि 4f का, देखो ना ध्यान से, 4f के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है बेटा। इसका जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन पावर किसकी बढ़ा देता है, नाभिक की, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे प्रोटॉन भी बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जिस कारण से क्या बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, ठीक। और जब जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तब तब तुम्हें ध्यान रखना है बेटा क्या, आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा, ठीक, ये ध्यान रखना। चलो अब ये पॉइंट क्लियर होगा कि नहीं होगा बेटा, बोले हाँ भैया इसका तो क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, परिवर्तनीय संयोजकता की बातचीत करते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनीय संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना बेटा ना कि इसके लिए सबके पहले तत्वों के नाम लिख लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, ठीक है ना, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है ना बेटा। ऐसे पूरे लिख दिया। अब तुम ध्यान से देखो बेटा ना, पूरे लिखने के बाद में अब पढ़ो इस चीज को, करा 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी है ना, तो करा 3D श्रेणी के लिए करा स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था +3 से +7 तक बढ़ती है। बच्चा इस चीज को ध्यान से समझना, मैंने कहा ऐसे बना लो पहले इसको, ठीक है ना, पहले इसको बना करके देखते हैं। +3 से कहां तक बेटा, +7 तक बढ़ती है, ठीक। सभी लोग बेटा जल्दी जल्दी से ऐसे बना लेंगे, है ना, कोई बहुत कठिन चीज नहीं पढ़ने वाले हो तुम, बहुत आसान सी चीज को सीखने वाले हो, ठीक। ये हो गया, ऐसे बना लो, थोड़ी सीधी करना ना, एक। अब हमें कितनी लाइनें ड्रॉ करनी बेटा, तुम बोलोगे 7, तो ये हमारे लिए मान लो पहली लाइन हो गई, ठीक। उसके बाद में इधर देखना ध्यान से, इधर हमने क्या बोला, ये दूसरी लाइन हो गई, इधर आ जाओ, ठीक। फिर ये तीसरी लाइन हो गई, इसके बाद में ये चौथी लाइन हो गई, उसके बाद ये हो गई हमारी 5वीं लाइन, ठीक है ना। अरे यार थोड़ा सा छोटा करें क्या, 5वीं लाइन हो गई ना, ठीक। और ये बन जानी चाहिए 7, देख लेना बेटा ना, दिख रहा है ना सभी को। अब इस लाइन को देखते हैं, ठीक। ये हो गई हमारी 6वीं लाइन और ये 7वीं हो जाएगी, ठीक। अभी कोई समस्या नहीं। अब क्या कर रहा है बेटा, +3 से कहां तक, +7 तक बढ़ती है बेटा, +3 से +7 तक बढ़ती है, ठीक। तो प्लस देखो ये कितना नंबर वाली है, वो बोले कहानी 1 नंबर की, ये कितने नंबर की, 2 नंबर की, ये है 3 वाली ना। तो इधर क्या कर देना, +3 से +7 तक, तो ऐसे ये 3 का हो जाएगा, ये कितनी की हो जाएगी, 4 की, ये कितनी हो जाएगी बेटा 5 की लाइन, और ये कितनी हो जाएगी 6 की लाइन, और ये कितनी हो जाएगी बेटा 7 की लाइन। और देखो मैग्नीज के सामने कितना आ रहा, 7 आ रहा है, ठीक है ना, ठीक। फिर उसके बाद क्या करें, तथा उसके बाद घटती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने लगती है। हाँ ठीक, ये बात तो सबको पता है। तो अब घटा दो यहाँ पे, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 6। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, 5 तक की कोई कहानी नहीं है, 5 तक की
कोई कहानी नहीं है, ठीक। लेकिन इधर पे कितना कर देना 4 और इधर पे कितना कर देना बेटा 3 और इधर पे कितना कर देना करके 2। ये है पूरी की पूरी कहानी, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, इसमें 3 भी नहीं करना, क्यों नहीं करना अभी मैं आपको बताता हूँ कि कॉपर जो है ना वो 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, ठीक। तो इस चीज को भी तुम्हें क्या कर देना बेटा, ब्लैंक छोड़ देना। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा, ठीक। तुम क्या बोलोगे, +3 से +7 तक बढ़ी, फिर +7 से +2 तक क्या हो गई, घट गई। इतना तो बेटा सबको आ जाना चाहिए कम से कम ना। अब इनको भर दो, तो ना तो ये +1 दिखाता है, कोई नहीं दिखाता प्लस का 1 कोई नहीं दिखाता बेटा, सिवाय किसके, कॉपर के। कॉपर के ऊपर बेटा चार्ज कैसा होता है, सिंगल का +1 भी होता है और डबल का भी प्लस देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, डबल में तुम्हें क्या करना है, तो डबल में तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो डबल में आप ध्यान रखेंगे भैया सब लोग कितने कितने, इसको छोड़ करके, ये केवल 3 दिखाएगा ना, इसको छोड़ करके बेटा सब के सब क्या करते हैं, डबल ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सब के सब डबल ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। इस तरीके से 2 याद हो गए। अब तीसरे की ध्यान रख लो, तो सब के सब प्लस का 3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करेंगे, प्लस का 3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ध्यान रखना। ये देखो प्लस का 3, सिवाय किसको छोड़ करके, कॉपर को छोड़ करके, ठीक। उसके बाद सब के सब जो ना वो प्लस का 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, प्लस का 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक। लेकिन अब बारी आती बेटा किसकी, प्लस के 5 की। तो ये ध्यान रखना बेटा प्लस का 5, ठीक। इस मैग्नीज के बाद 5 को मत लिखना, ठीक। यहाँ पे सब क्या छोड़ने पड़ेंगे आपको, ब्लैंक छोड़ देने हैं, इधर मत भर देना जाकर के, ठीक। ये बात ध्यान रखना। बात इतनी समझ में आ गई बच्चा कि नहीं आ गई मेरे, ठीक। उसके बाद 6 में देख लो, तो 6 की बस यहाँ तक की कहानी है, ठीक। बाकी सबको ब्लैंक छोड़ देना, कुछ नहीं भरना, कहीं पे कुछ नहीं भरना है ना। ये है पूरी कहानी, ठीक। ये ऑक्सीकरण अवस्था की पूरी डिटेल होगी बेटा। बात समझ में आ रहा नहीं, ठीक। तो ध्यान से देखो, कह रहा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज +2 से +7 प्रदर्शित करता। तुम खुद देख लो बेटा ना, मैग्नीज के पास में यहाँ पर कितने +2 और यहाँ पर कितने बेटा +7 हैं। इस बात को बेटा खुद से जमा समझ लो, खुद से पकड़ लो ध्यान से, ठीक। तो इस चीज को तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोले हाँ भैया इस चीज को तुम्हें पल्ले पड़ेगा, ठीक। अब मैं अगर तुमको थोड़ी सी कहानी समझा दूं ना, तो तुम इस तरीके से बना लो एक छोटी सी चीज, ताकि तुम्हें याद रह जाए भैया क्या, कि हमने यहां तक आते आते देखो ध्यान से +3 से ऐसे बढ़ाने चले जाना, ठीक। ये याद करने की जुगाड़ होती है बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पर तुम क्या बोलोगे बेटा 2, 3 को छोड़ देना, फिर क्या कर देना बेटा 4, 5 को छोड़ देना, फिर कितना कर देना 6, 6 के बाद यहाँ तक आ जाओगे, कहाँ तक आ जाओगे 7 तक, ठीक ना। ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। ऐसे ऐसे बेटा तैयार कर लोगे, फिर भरना बड़ा आसान काम हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक आप इस चीज को याद भी कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का क्या नाम है, ठीक है ना। तब आप याद रखेंगे भैया कि मैग्नीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नीज बोलेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें पूछ देता है कि ऐसे कौन सा तत्व है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो तुम्हारा जवाब होगा भैया देखो यहाँ पर प्लस का 3 स्कैंडियम 1 दिखा रहा है, प्लस का 2 जिंक 1 दिखा रहा है, ठीक है ना। इसी का ये क्वेश्चन है। देखो कह रहा है क्या, ऐसे संक्रमण तत्वों का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित या अवस्था नहीं पाई जाती है। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है ना बेटा, कि प्लस की 2 जो है ना वो कौन दिखाता है, अकेले जिंक दिखाता है, ठीक। फिर प्लस का 3 कौन है, तो तुम बोलोगे भैया ये स्कैंडियम है। इन दोनों के पास में सिंगल ऑक्सीकरण अवस्था है, इसके अलावा ये 2 ऑक्सीकरण अवस्था कहीं नहीं दिखाते। परिवर्ती का मतलब होता है एक से ज्यादा दिखाएं, लेकिन ये दोनों कितना कितना दिखाते हैं बेटा, एक एक दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्या, अंतराकाशी यौगिक। क्या लिखा बेटा, अंतराकाशी यौगिक। तो अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, तो बहुत आसान सी चीज है, डेफिनेशन बहुत आसान थी, 1-2 नंबर में बन जाता टॉपिक कि भैया अंतराकाशी यौगिक किसे कह देते हैं, ठीक। तो आप बोलेंगे भैया क्या, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में परमाणुओं के निकटतम रूप में व्यवस्थित है। अब ध्यान रखना, जैसे हमने कहा तुमसे कि जो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल हैं, अब देखो ध्यान से बेटे ऐसे ये, ठीक है ना, ये संक्रमण धातुओं का क्या है बेटा, क्रिस्टल है। ये संक्रमण धातुओं का क्या है, क्रिस्टल है, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, ठीक। ऐसे अब ये क्या है बेटा, कह रहा है कि परमाणुओं के निकटतम रूप से व्यवस्थित है, तो ऐसे ये निकटतम रूप से क्या है बेटा, व्यवस्थित है, ऐसे व्यवस्थित है। ये निकटतम रूप से क्या है बेटा, ऐसे व्यवस्थित है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। तुम खुद से देख लो बेटा, इस तरीके से ये निकटतम रूप से क्या है बेटा, व्यवस्थित है सबके सब। ये कोई भी है, मान लो हमने ये मान लिया कि ये कॉपर का क्रिस्टल जालक है, ये किसका है, कॉपर का क्रिस्टल जालक है, ठीक। तुमने बोला ये एक कॉपर का क्रिस्टल जालक है, ठीक। ये सब किसके मॉलिक्यूल है बेटा, कॉपर के मॉलिक्यूल है। इस बात को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा ध्यान से, इस चीज को ध्यान रखना है ना। ये सब के सब जो मॉलिक्यूल है वो किसके हैं, तुमने बोला भैया ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो किसके हैं, कॉपर के हैं। बोले हाँ चलो ठीक है, समझ में आता, कॉपर के मॉलिक्यूल किसके हैं, कॉपर के मॉलिक्यूल है। आगे की कहानी समझते हैं, आगे की बात क्या है। अब देखो जरा,
फिर क्या कह रहा है बेटा, क्या उपस्थित हैं या होने के बाद भी इनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं। मतलब उपस्थित हैं फिर भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं आपको, रिक्त स्थान दिख रहे होंगे। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं आपको, रिक्त स्थान दिख रहे होंगे। इनको देखो ना ध्यान से, ये सभी के सभी छोटे छोटे क्या है, रिक्त स्थान आप देख पा रहे होंगे। ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। तो इन रिक्त स्थान की कहानी को समझते हैं। ये छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे होंगे बेटा, रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये सब छोटे छोटे क्या है, रिक्त स्थान दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। इन सभी को बेटा हम लोग बोलते हैं अंतराकाश। क्या कह देते हैं बेटा, अंतराकाश है। देखो, जिन्हें अंतराकाश कहते हैं, इन अंतराकाशों में छोटे छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन या बोरान या नाइट्रोजन, इनमें से कोई चिपक जाया कर। जैसे मैंने कहा, चलो यहाँ पे क्या भर जाया कर, कार्बन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, कार्बन आकर के बैठ जाए, ठीक। यहाँ पे कौन आकर के, कार्बन आकर के बैठ जाए, ठीक। तो अब ये एक प्रकार की क्या बन गई बेटा, मिश्र धातु टाइप की बन गई, ठीक। इसको हम लोग बोल देते, कह रहा ना कि स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इनके साथ धातु परमाणु आबंध बना लेते हैं, ठीक। और इनके साथ ये जो धातुएं हैं वो क्या बना लेती हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। जिन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं बेटा। जिन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, अंतराकाशी यौगिक कह देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा टॉपिक था, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अंतराकाशी यौगिकों में गुण कौन कौन से पाए जाते हैं, इस चीज को भी समझ लेते हैं। चले देखें फटाफट से, कह रहा अंतराकाशी यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि भैया अंतराकाशी यौगिक के गलनांक बहुत उच्च होते हैं, ठीक बेटा। जब मजबूती, अब उनके बीच, अभी तक वो अकेले थे, अब उनका प्रेम किसी के साथ में हो गया। जैसे हमने कहा, मान लो कि ये हमारे पास में बेटा क्या, एक कॉपर है, ये हमारे साथ में क्या हो गया, कॉपर, और ये हमारे साथ में क्या हो गया बेटा, कार्बन, ठीक है ना। इस बात को समझना, ये ऐसे, ये हमारे साथ में क्या हो गया बेटा, कार्बन, और ये क्या था आपका, कॉपर था, ठीक। अभी तक दोनों अकेले थे, तब तक मतलब अभी तक कॉपर क्या था बेटा, अकेला था, लेकिन अब उसके साथ में कौन आ गया, कार्बन आ गया। अब इन दोनों में प्रेम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बेटा, ठीक। अब जब इन दोनों में प्रेम बढ़ेगा तो बोलो कि भैया इनके बीच में बॉन्ड भी तो मजबूत बन जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को अलग करना थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, इसलिए इनको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो उसका गलनांक बेटा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसकी अपेक्षा, कह रहा जो शुद्ध धातुओं से भी अधिक होता है। कॉपर का गलनांक मान लिया मैंने, मान लो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने मान लिया, ठीक है। चलो कितना मान लिया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन जब बेटा कॉपर के साथ में कार्बन आ जाएगा ना, तब इन दोनों को अलग करने में यही तुम्हें बेटा लगभग कितना, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर देना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। ऐसे ध्यान में रखना। फिलहाल दूसरा कह रहा है अंतराकाशी यौगिक अत्यधिक कठोर होते हैं, ठीक है ना। अब जब प्रेम बढ़ेगा, ठीक है ना, तो अब जब अगर प्रेम बढ़ेगा तो तुम्हें ध्यान रखना है ना कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें और आप ही बताएं हम क्या करें, ठीक। अब जब प्रेम बढ़ेगा तो बेटा चीजें और भी ज्यादा क्या हो जाएंगी, सॉलिड हो जाएंगी, कठोर होती चली जाएंगी, ठीक। उसके बाद कह रहा अंतराकाशी यौगिक में धातुओं की चालकता अपरिवर्तित रहती है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अपनी ध्यान रखना ना कि जितना करंट, ये चालकता पर बात ध्यान रखना। चालकता का मतलब होता है बेटा करंट, यानी धारा का प्रवाह, समझ लो, ठीक। जितना करंट, मान लो पहले इसमें 2 एम्पीयर की धारा लगातार प्रवाहित होती थी, ठीक। अभी भी बेटा जैसे दोनों मिल जाएंगे ना, मिलने के बाद भी बेटा इस कॉपर के ऊपर कितनी, 2 एम्पीयर की धारा ही बड़ी आसानी से प्रवाहित करी जा सकती है, ठीक है। मतलब कहने का है कि इसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन प्रभाव पड़ता है बेटा शादी होने के बाद में, जो चलने की प्रवृत्ति होती है ना, वो लड़कों सबकी बेटा बहुत कम हो जाती है ना। फिलहाल आगे देखते हैं, अंतराकाशी यौगिक में धातुओं की अगाध वर्धित तन्यता कम हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, ये देखो ना, ये अब असली गुण बताया, चालकता भी कम होनी चाहिए थी लेकिन नहीं दिखाई कम करके ना, बोले वो अपरिवर्तित रहती है। लेकिन अब देखो ध्यान से, जो इनके अंदर क्या था बेटा, अगाध वर्धित या तन्यता का गुण था, ये बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहने का मतलब जितना कॉपर को तुम पीट पीट करके क्या कर सकते थे, चादर बना सकते थे या बर्तन बना सकते थे, ठीक। और जितना खींच खींच करके, गर्म करके खींच खींच करके तार बना सकते थे ना, उतना बेटा इन दोनों के मिलने से नहीं बना पाओगे। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। इनको बोलते बेटा अंतराकाशी यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठीक है। इतनी बात कंफर्म होगी। चले अब आगे देख लेते हैं। अब जो अगला टॉपिक है बेटा वो है मिश्र धातु का बनना। किसका है बेटा, मिश्र धातु का बनना। इसको पढ़ने के बाद में संक्रमण धातुओं के या संक्रमण तत्वों के जो गुण होते हैं वो एकदम से कंप्लीट हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसके बाद कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बातचीत करने वाले हैं, क्या कि भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण या पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण। 2 नंबर का, दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बेटा 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये बात आप मान लो, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर तो इंपॉर्टेंट है ही है, और कल का लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। उसके बाद एक लेक्चर में ही पूरे एफ ब्लॉक के तत्वों को खत्म कर लेंगे। बात पहले पता ना, तो मुश्किल से 3 लेक्चर, यानी आज का जोड़ने के बाद 3 लेक्चर में ये डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का चैप्टर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम लोग शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजन यौगिक,
ठीक। और कोशिश करेंगे बेटा 3 से 4 लेक्चर में वो वाला भी टॉपिक पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अब हम क्या, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक। अब हमें भी मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि बेटा हमें सिलेबस खत्म करवाना है, और आपको भी बेटा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि आपको ही तो बोर्ड एग्जाम देने जाना ना, तो चीजों को तैयार आपको करना है। मैं पढ़ाऊंगा, आप तैयार करेंगे घर में, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, स्क्रीनशॉट लेते जाना सबके, ठीक। और अच्छी तरीके से ध्यान से नोट्स बनाना, और नोट्स को बेटा तुरंत तैयार कर लेना। अब ये मत इंतजार करो ना कि भैया बाद में तैयार करेंगे, ठीक। जितना समय लिखो उतने समय तुरंत उसको पढ़ लो, याद कर लो, खत्म कहानी, ठीक है ना। ये ध्यान में फिलहाल शुरू करते हैं। इस चीज को कह रहा है क्या कि 2 या 2 से अधिक धातुओं, क्या बोलोगे, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु तथा अधातु, यानी धातु धातु आपस में मिल सकती है या धातु अधातु आपस में मिल सकती है ना, के समांगी विलयन को मिश्र धातु कह देते हैं। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे बच्चा, है ना, कि मतलब देखो ध्यान से, ऐसा हमने कहा ये एक अधातु है, ये एक अधातु है, ठीक है, इसको लेस्बियन बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर बेटा इन दोनों के बीच में प्रेम हो गया तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, लेस्बियन कहलाएंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लो ये धातु है, ठीक है ना, और ये बेटा तुम्हारा क्या है, अधातु है, ठीक। अगर इन दोनों में प्रेम हो गया तब तक तो कोई समस्या नहीं है ना, और ऐसा तो चल ही रहा समाज में अपने, है ना, कि एक लड़का एक लड़की, इनमें दोनों में लड़का लड़का लड़की लड़की हो सकते हैं, ठीक। ऐसे ध्यान करके रखना।